हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी थी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। आइए अब आपको हम ले चलते हैं किस तरफ, हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ कि भाई केमिकल रिएक्शंस जो होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो कैसे होती है। मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को हम देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के पहले हम देखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसी में सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो रिएक्टिविटी का आने वाला है। तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सबसे पहले ये देखें कि मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसको याद करने का तरीका भी होता है, एक शॉर्टकट भी है, वो भी आपको बताएंगे। मगर याद रखें कि जो मेटल टॉप पोजीशन पे होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो बॉटम में होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। इंटरमीडिएट में प्रेजेंटेड जो मेटल्स होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। आइए थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं, ध्यान से देखिए। पोटेशियम, सोडियम, देन इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देन इसके बाद हाइड्रोजन आता है, फिर कॉपर आता है, फिर Hg आता है, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। इसको याद कैसे किया जाता है, याद करने का तरीका है, ध्यान से देखिए, याद करने का क्या तरीका है। याद करने का तरीका है काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इस तरीके से हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को काफी इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। जब हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाती है तो इसके काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि चैप्टर नंबर 1 में है वो आसानी से हो जाती है और इस चैप्टर में तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है ही सही। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं तो क्या होगा, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी, जबकि अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जबकि बॉटम पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। यानी कि गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जबकि पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। यहां पर एक चीज देखिए कि एज वी मूव डाउन रिएक्टिविटी डिक्रीज, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी आपकी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे क्या होती है, रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, आइए और आगे चीजें देखते हैं। काफी सारी केमिकल रिएक्शंस भी हमें देखनी है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in the decreasing order of their reactivity in the form of series is called as reactivity series of metals। क्योंकि ये सीरीज मेटल्स के ऊपर बनाई गई है इसीलिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहा जाता है। और हमने मेटल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि वो हाईली रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ प्लेस्ड हो। आगे अब बात करते हैं ध्यान से। फर्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। फर्स्ट हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि भाई मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, यानी कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। आइए देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। मगर इनकी रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कुछ
मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, बट रिएक्टिविटी डिफर फॉर डिफरेंट मेटल्स, यानी अलग अलग तरह के मेटल्स के लिए उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। आइए रिएक्शन के बेस पे बात करते हैं कि क्या होगा कि जब मेटल की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करी तो क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। आइए मान लीजिए पोटेशियम लिया हमने और पोटेशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2O आपका क्या हो गया, फॉर्म हो गया। इसी तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस भी आप आसानी से कर सकते हो। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर आप पोटेशियम ऑक्साइड में आप आगे 2 लगाओगे तो पोटेशियम 4 हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, रिएक्टेंट साइड जो पोटेशियम है उसके आगे 4 लगा दो तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो सोडियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा। इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हो, यहां पर आप 2 लगा दो और यहां पर आप 4 लगा दो तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से। आइए आगे देखते हैं, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कभी भी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता एट रूम टेम्परेचर, बट ऑन हीटिंग, जब आप उसको हीट दोगे, मैग्नीशियम बर्न इन एयर विथ इंटेंस हीट एंड लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि अगर आपने रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम को रख रखा है तो वो कभी भी एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आपने उसको हीट प्रोवाइड करी तो जरूर मैग्नीशियम जो है वो हीट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एनर्जी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है और उसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर होता है। रिएक्शन देख लीजिए, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब आपने ऑक्सीजन के साथ करी तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, यहां पर 2 लगाओ और यहां पर भी क्या लगाओगे, आप 2 लगाओगे तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। जिंक बर्न इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले टॉप एलिमेंट लिया, फिर धीरे धीरे हम एलिमेंट को, नीचे वाले एलिमेंट को लेते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अलग, आपने बोला कि अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह की रिएक्टिविटी को करते हैं। तो हमने देखा कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है यानी सोडियम और पोटेशियम वो तो हाईली रिएक्ट कर रहे थे, मगर जब उसके नीचे वाला एलिमेंट हमने लिया मैग्नीशियम, उसको आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जबकि उसके नीचे वाला एलिमेंट अगर मैं जिंक लूंगा तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके बाद ही क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। यानी जिंक की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करता हूं तो जिंक ऑक्साइड यानी ZnO बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ZnO बन गया। रिएक्शन को अगेन वापस आप इजीली बैलेंस कर सकते हो क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 में आपको सिखा दिया जाता है। ध्यान रखें कि ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ही ये जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा। आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आयरन जो होता है उसको आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड कर दो तब भी वो बर्न नहीं होगा। तो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको लेने पड़ेंगे, बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड ऑन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। यानी बर्नर के फ्लेम के ऊपर अगर आप आयरन के जो पार्टिकल्स है वो डाल देते हो, आयरन की जो फिलिंग्स है वो अगर आप डाल देते हो तो वो क्या करती है, स्प्रिंकलिंग करके बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे फुलझड़ी जलती है ना दिवाली पे, बिल्कुल उस तरीके से वो बर्न होती है। रिएक्शन कैसी होती है देख लेंगे। आयरन फिलिंग ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फॉर्म आयरन ऑक्साइड, और इसके थ्रू क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। आइए रिएक्शन को देखते हैं कि हमने बर्नर लिया, बर्नर से हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आयरन फिलिंग है हमने लिया है, ध्यान से देखिए क्या होगा, यहां पर ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, इसका कलर पूरी तरीके से ब्लैक हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसकी रिएक्शंस को अगर हमको देखना है तो हम आसानी से इसकी रिएक्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं। हमने आयरन फिलिंग लिया यानी Fe लिया, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई, क्या बना, Fe3O4 बना। क्या बोलते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्साइड्स। पहला है FeO
आयरन ऑक्साइड और एक होगा Fe2O3। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये आपका मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। किनका मिक्सचर होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। रिएक्शन को आप आसानी से क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। आइए अगेन वापस एक एग्जांपल करते हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। मान लीजिए हमने एक अरेंजमेंट किया और इसके ऊपर हमने कॉपर को क्या करा, प्लेस्ड कर दिया। अब इसके बाद क्या करा, कॉपर एक लीस्ट रिएक्टिव है। इट डज नॉट बर्न बट ऑन हीटिंग द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब बर्नर से जब हमने क्या करा, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करना चालू करा तो कॉपर के आउटर सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्रिएट होना चालू हो गया। और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो है वही क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है। आइए रिएक्शन देखते हैं कि कॉपर की रिएक्शन अगर आपने ऑक्सीजन के साथ करी तो क्या हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO आपका फॉर्म हो गया, जो कि ब्लैक कलर का आपको यहां पर दिख रहा है। रिएक्शन को अगेन वापस आप बैलेंस कर सकते हो। यहां पे 2 लगाया और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करते हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, Al2O3 मिलता है। ठीक है, आगे देखिए रिएक्शन को बैलेंस बार बार किया जा रहा है, वो आपको आता है। अब यहां पर अगेन वापस ये रिएक्टिविटी सीरीज आ गई, तो आपको एक समरी बता देते हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने ऊपर देखा कि सोडियम और पोटेशियम था, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था और ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहा था। जबकि अगर उसके नीचे वाले एलिमेंट की बात करूं तो यहां पर आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। जिंक और एल्यूमिनियम के केस में भी आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, मगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ज्यादा हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। जबकि अगर आप Fe की बात करो तो ये आपका Fe सॉलिड स्टेट में तो ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, आयरन की फिलिंग आप ले रहे थे और फिर उसके बाद यहां पर रिएक्शन हो रही थी। जबकि अगर कॉपर की बात करो तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके नीचे के जो एलिमेंट है, जैसे कि गोल्ड की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, तो ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं सेकंड, रिएक्शन विथ वाटर। यहां पर वाटर की रिएक्शन हम 3 तरीके से करेंगे कि कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है और स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करता है। ध्यान से देखेंगे हम कि सबसे पहले मेटल की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ करी, कोल्ड वाटर के साथ कर दी। अगर मैं मेटल की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ कर रहा हूं तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और इसके साथ साथ H2 गैस भी यहां से क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहां पर लिबरेट का साइन क्या होता है, ये हमने पहले ही बताया था आपको कि कोई भी गैस लिबरेट होती है तो इस अपवर्ड एरो का साइन का यूज किया जाता है। उसी तरीके से अगर मेटल की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करते हो मगर इस केस में वाटर आपका हॉट है तो क्या होगा, तो आपको अगेन मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और H2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी। बट अगर आप मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करते हो और वाटर जो है वो स्टीम कंडीशन में है तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता है, तो एट दैट पर्टिकुलर केस आपको मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जो मेटल ऑक्साइड मिलती है वो इनसॉल्युबल होती है। किसमें इनसॉल्युबल होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है। मगर कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती है जो वाटर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और अल्कालीज यानी कि क्या होता है, बेस को फॉर्म करती है। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कालीज एज फॉलो। कैसे, जैसे K2O, इसको बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करी, वाटर के साथ करी। कौन से वाटर, कोल्ड वाटर के साथ करी। ठीक है, तो क्या हुआ, KOH मिला। क्या मिल गया, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको यहां पर मिल गया। ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस क्या है, ये इसको हम अल्कालीज बोलते हैं क्योंकि OH यहां आया है इसलिए इसको अल्कालीज बोला जा रहा है। अब यहां पर एक चीज है कि सर आपने यहां पर
कोल्ड वाटर का यूज क्यों किया, आपने हॉट वाटर और स्टीम का यूज क्यों नहीं किया? बेटा आपका पोटेशियम या सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। अगर आप हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगी और इट मे बी हो सकता है कि वो आपको हार्म कर दे। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर यहां पर कोल्ड वाटर में हम यहां पर इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डन। इसके साथ क्या होगा, H2 गैस यहां से रिमूव हो जाएगी। होगी क्या, देखो एक बार चेक करो, नहीं होगी। यहां पर आपको KOH आपको मिलकर रेडी हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहां पर 2 लगा दोगे तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। उसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप H2O के साथ करते हो, अगेन कोल्ड वाटर के साथ अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहां पर बन के रेडी हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। भाई ऑक्साइड्स के क्या क्या नेचर होते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करता हूं तो ये आपको पता है कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर यहां पर फॉर्म हो जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट को हमारे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने मेटल ऑक्साइड लिया और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किसी एसिड के साथ करा दी। जब हमने मेटल ऑक्साइड को किसी एसिड में डाला तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला, और सॉल्ट मिलने के बाद वाटर मिला। अब आप देखिए जब एसिड की रिएक्शन आप बेस के साथ करते हो तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। यहां पर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कर रहे हो तो मेटल ऑक्साइड एज अ बेस यहां पर रिप्रेजेंट जब होगा तभी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इसी वजह से आप कह सकते हो कि जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर बेसिक नेचर होता है, यानी बिहेव लाइक बेस। यानी कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन में आता है Al2O3 और ZnO, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एक्सेप्शनल केस में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि Al2O3 और ZnO एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों तरह के ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, इसीलिए ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए आगे बात करते हैं। मान लीजिए हमने एक नॉन मेटल ऑक्साइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने बेस के साथ कराई, और अगर सॉल्ट और वाटर बन रहा है, यानी नॉन मेटल को जब आपने बेस में डाला तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना। अब सॉल्ट और वाटर तब बनता है जब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होती है। तो इस केस से आप क्या समझ सकते हो कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं उनका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। मतलब इनका नेचर क्या होगा, बिहेव लाइक एसिड। इसका मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। आइए बात करते हैं थोड़ी सी Al2O3 के बारे में। अगर मैं Al2O3 की रिएक्शन अगर NaOH के साथ कर देता हूं तो मुझे क्या मिला, मुझे सॉल्ट और वाटर यहां पर मिला इस एक्सपेरिमेंट में। अब यहां पर सॉल्ट क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो यहां पर सॉल्ट है और इसके साथ साथ मुझे वाटर मिल गया। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला NaAlO2 होता है। यहां पर आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है और सामने बेस है, तो एल्यूमिनियम जो होगा वो एक्ट एज अ एसिड बिहेव करेगा। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ये बेस है तो आपका सामने वाला क्या होगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी अगर इसकी रिएक्शन सामने बेस है तो ये क्या होगा, ये एक्ट एज अ एसिड, और सामने अगर एसिड है तो एल्यूमिनियम एक्ट एज अ बेस। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस Al2O3 इज एक्टिंग लाइक एन एसिड, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, तभी वो क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर को यहां पर फॉर्म करेगा। आइए अब आगे एग्जांपल बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि सर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करते हो तो भी आपको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। अब सामने अगर आपका क्या है, सामने अगर एसिड है तो Al2O3 एक्ट एज अ बेस, ये एक बेस की तरह रिप्रेजेंट करेगा। रिएक्शन को आप आसानी से आप बैलेंस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये क्या होगा, ये एक्ट एज अ बेस, ये बेस की तरह क्या करेगा, रिप्रेजेंट होगा। तभी सामने क्या होगा, सामने आपको सॉल्ट और वाटर मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखिए।
आगे बात करते हैं। तो ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, यानी कोई भी वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे फेमस जो एग्जांपल्स है वो है Al2O3 और ZNO, इसका बहुत प्यारा सा और बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है। आइए बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। अब हम कौन से रिएक्शन विथ वाटर की बात कर रहे हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ भाई हम कौन से वाटर का यूज करेंगे? तो मेटल की रिएक्शन जब आप कोल्ड वाटर के साथ करते हो तो आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाती है? लिबरेट होनी चालू हो जाती है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर कोल्ड ही क्यों? क्योंकि बेटा सामने हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर आप हॉट वाटर ले लोगे, स्टीम ले लोगे, तो और ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन हो जाएगी, यानी विग्रस रिएक्शन हो सकती है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली विथ कोल्ड वाटर। आप समझिए कि जब कोल्ड वाटर के साथ ही बहुत तेज ये रिएक्शन कर रहा है, तो स्टीम के साथ और हॉट वाटर के साथ आप कैसे रिएक्शन करा सकते हो? रिएक्शन देखिए, पोटेशियम की रिएक्शन अगर आपने H2O के साथ करी तो क्या हो गया? KOH मिल गया और H2 गैस लिबरेट होगी। इसी तरीके से अच्छा, लार्ज अमाउंट में हीट भी यहां पर निकलने वाली है। इसी तरीके से अगर सोडियम की रिएक्शन अगर आपने कोल्ड वाटर के साथ करी तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी और इसके साथ लार्ज अमाउंट में हीट भी यहां से लिबरेट होगी। सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ करी, NaOH मिला। इसके अलावा आप देखिए H2 गैस और इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट में हीट भी यहां से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस आप आसानी से कर सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विच इमीडिएटली कैच फायर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हीट। जैसे ही हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके और क्या करती है? बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम को कहां प्लेस्ड किया जाता है? केरोसिन के जो कंटेनर्स होते हैं उनमें स्टोर करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है और रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे टॉप पर होता है। दे रिएक्ट विथ बोथ वाटर, ये वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों के साथ बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर और कौन सा? मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के ऊपर हम बात करते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे? सोडियम और पोटेशियम से नीचे वाले एलिमेंट को हम लेने वाले हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, बीकर लिया और इसके अंदर आपने किसी मेटल को डाल दिया। अब ये कौन सा मेटल है भाई? ये मेटल है कैल्शियम। जब आप इस कैल्शियम को डालते हो और कैल्शियम जब रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, तो ये उतनी तेजी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता जितनी तेजी के साथ सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ क्या होता है? हेंस द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट। तो जो हीट रिलीज होती है वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज नहीं होती है और इसी वजह से जो हाइड्रोजन गैस है उसमें फायर भी नहीं लगता है, उसमें आग भी नहीं लगती है। यानी कि ये सरफेस के ऊपर ही क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है। क्यों? क्योंकि बबल्स जो कैल्शियम होते हैं उसको अपने सरफेस के ऊपर लेके आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कैल्शियम की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करोगे तो क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो जाएगी? फॉर्म हो जाएगी। हीट यहां से भी रिलीज होगी मगर लार्ज अमाउंट में हीट यहां से रिलीज नहीं होगी। अब देखिए, मेटल की रिएक्शन अगर आप वाटर यानी कि हॉट वाटर के साथ करते हो तो क्या होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और इसके साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस तो मिलने ही वाली है। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे हम कोल्ड से हॉट की तरफ आ रहे हैं, फिर स्टीम की तरफ आ रहे हैं, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ चल रहे हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैंने वाटर के साथ करी तो क्या हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला और इसके साथ साथ H2 गैस यहां पर क्या हो गई? लिबरेट हो गई। ठीक है, रिएक्शन को आपने बैलेंस कर लिया। अब यहां पर एक हमने अरेंजमेंट कर रखा है और इस अरेंजमेंट को आपको ध्यान से देखना है कि कैसे कैसे ये रिएक्शन हो रही है।
यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या कर रहा है, फॉर द मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर अरेंज द apparatus as shown in the figure and observe the reaction with steam. अब यानी कि हमने वो मेटल इसके अंदर डाला है, दिस वन, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने वो मेटल डाला है जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्टीम के साथ कैसी रिएक्शन होती है। यहां पर हम क्या करेंगे, ये बर्नसन है, ध्यान रखें ये स्टैंड है, देन इसके बाद ये बर्नसन बर्नर है, देन इसके बाद इसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये आपका ग्लास वूल सोक्ड इन एयर, यानी ये ग्लास वूल है जिसको हमने वाटर में सोक करके रख रखा है। और ये बीच वाला क्या है, ये आपका एल्यूमिनियम, आयरन या जिंक, इसमें से कोई भी मेटल को आप यहां पर रख सकते हो। और हमने यहां पर एक कॉक लगा दिया और कॉक के अंदर होल करके इसका कनेक्शन हमने यहां पर रख दिया। ये डिलीवरी ट्यूब है जहां से कोई भी गैस यहां पर आएगी। इसके अंदर हमने वाटर को फिल कर रखा है इस टैंक के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब हमने इसको बर्न करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे एक हिसिंग साउंड से यहां पर क्या हुआ, यहां पर स्टीम बनना स्टार्ट होगी। किसकी स्टीम बन रही है, वाटर की स्टीम बन रही है। क्यों, क्योंकि आपने इस ग्लास वूल को वाटर में सोक करके यहां पर प्लेस्ड किया था। अब यानी कि वाटर की स्टीम बनना स्टार्ट हो गई। अब ये जो वाटर की स्टीम है ये क्या करेगी, ये यहां पर रखे हुआ जो मेटल है, चाहे वो जिंक हो, Fe हो या एल्यूमिनियम हो, इसके साथ क्या करेगी, ये रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। जब ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी तो इस पर्टिकुलर रूट से ये यहां पर आएगी, देखिए धीरे धीरे वो यहां पर आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर जब हाइड्रोजन गैस इस रूट से यहां आ जाएगी तो यहां पर हमने एक कंटेनर में क्या कलेक्ट कर रखा है, वाटर, और हाइड्रोजन गैस अब यहां से क्या होगी, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर ये क्या करेगी, बबल्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में क्या होती है, ऊपर सरफेस की तरफ आती है। यानी हमें ये पता चल जाएगा कि यहां पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यहां पे ग्लास वूल का मतलब समझ लीजिए, ग्लास वूल इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ग्लास वूल एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो किसका बना होता है, ग्लास का ही बना होता है, बट हैज अ टेक्सचर ऑफ वूल, मगर इसका जो टेक्सचर होता है वो ऊन जैसा होता है, कॉटन जैसा होता है, वूल जैसा होता है। तो ये पूरा अरेंजमेंट के थ्रू हमने क्या पता लगाया कि भाई हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो रही है। ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम ग्लास वूल कन्वर्ट इनटू स्टीम, जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो इस ग्लास वूल में क्या होता है, वाटर, और वो वाटर क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, विच इन टर्न्स रिएक्ट विद द मेटल। और जो उसके बाद स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है वो फिर इस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और आगे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन कर रहा है। यहां पर देखिए मेटल की रिएक्शन, अगर आपने वाटर, यानी कौन से वाटर, स्टीम के साथ आपने कराया तो मेटल ऑक्साइड बना। अगर आप एल्यूमिनियम ले रहे हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, आयरन ले रहे हो तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, जिंक ले रहे हो तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। इसके साथ साथ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो जाएगी, लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने आपको यहां पर क्या बताया कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करती है नॉन रिएक्टिव या फिर आप बोल सकते हो लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ। तो लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वहां पर आप वाटर की स्टीम के साथ आप उन मेटल्स की क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे। आइए देखिए, जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपने स्टीम वाटर के साथ कराई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो गई, लिबरेट हो गई। इसी तरीके से आप आगे और भी आप चेक कर सकते हो, रिएक्शन को बैलेंस आप कर लो, एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाओ, वाटर के आगे 3 लगाओ, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। आयरन की रिएक्शन अगर आपने स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4 बन जाएगा और इसके साथ साथ क्या होगा, H2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी। रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन के आगे 4 लगाओ, Fe के आगे 3 और H2O के आगे 4 लगाओ तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। आइए बात करते हैं कि रिएक्शन विथ वाटर स्टीम, यानी कि अब लो रिएक्टिविटी मेटल की बात करते हैं, जो आपकी रिएक्टिविटीज में बहुत नीचे जो मेटल प्रेजेंटेड है। तो अगर मेटल की रिएक्शन अगर आप वाटर यानी स्टीम के साथ कराते हो तो मेटल ऑक्साइड बनता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, यहां से लिबरेट हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर जो मेटल्स है वो मेटल आप एल्यूमिनियम ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, Fe ले सकते हो या फिर Pb भी आप ले सकते हो। ये ऑलरेडी रिएक्शन में इसके पहले आपको बता चुका हूं एक्सपेरिमेंटली भी।
अब देखिए जी, जैसे मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, वाटर के साथ कराई, तो क्या बना, Al2O3 बना और इसके साथ हाइड्रोजन गैस यहां पर लिबरेट हो गई। ये चीज आप ऑलरेडी पहले भी आप देख चुके हो। नेक्स्ट रिएक्शन भी आप चेक कर सकते हो कि अगर मान लीजिए जिंक की रिएक्शन अगर आपने वाटर के साथ कराई तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, इसके साथ H2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी। Fe की रिएक्शन अगर आपने वाटर के साथ करे तो Fe3O4 बनेगा, H2 गैस यहां से आपकी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। और रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, Fe के आगे 3 लगा दो, H2O के आगे आप 4 लगा दो और यहां पर H2 के आगे आप 4 लगा दो। अगर लेड की रिएक्शन आपने H2O के साथ करी तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, PbO बन जाएगा और H2 गैस यहां से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। रिएक्शन को अगेन वापस आप बैलेंस कर सकते हो। तो आपको क्या पता चला कि सोडियम और पोटेशियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe और Pb ये आपकी स्टीम, यानी कि देखो ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और ये भी क्या करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। जबकि हाइड्रोजन के नीचे वाले जो एलिमेंट है वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, Hg, Au, लेड, ये जो एलिमेंट होते हैं यहां पर ध्यान से देखिए, कॉपर, Hg, Ag, Au ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, क्योंकि ये वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड की, कि भाई डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होगी। यहां पर डाइल्यूट एसिड में सबसे पहले हम जो एसिड ले रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl को हम ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमने यहां पर कुछ एपरेटस अरेंज कर रखे हैं, इसको आप A बोल सकते हो, B, C और D। A में आप मैग्नीशियम यूज करने वाले हो, B में आप एल्यूमिनियम, देन जिंक और आयरन आप यूज करने वाले हो। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब भी मेटल की रिएक्शन आप एसिड के साथ करते हो तो क्या होता है, मेटल का सॉल्ट बनता है और इसके साथ साथ H2 गैस लिबरेट होती है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या लिया, इन सभी में HCl को सबसे पहले फिलअप कर लिया और सबसे पहले मैंने मैग्नीशियम को इस HCl के सॉल्यूशन में डाल दिया। जब मैंने मैग्नीशियम को HCl के सॉल्यूशन में डाला तो क्या देखा हमने देखा कि H2 गैस यहां से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। उसके बाद हमने एल्यूमिनियम को इसके अंदर डाला और कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि यहां से भी क्या निकल रही है, H2 गैस बाहर निकल रही है। आफ्टर दिस हमने क्या करा, थर्ड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें जिंक अंदर डाला और कुछ टाइम के बाद देखा तो ये भी रिएक्शन हो रही है और यहां से H2 गैस बाहर निकल रही है। देन इसके बाद आयरन डाला हमने, आयरन को कुछ टाइम रखा और उसके बाद देखा यहां से भी H2 गैस बाहर निकल रही है। यानी हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या होती है, रिमूव होती है। The vigor of the reaction of a metal with dilute acid depends on the chemical reactivity। अगर कोई मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, यानी ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन होगी। और अगर रिएक्टिविटी सीरीज में कोई मेटल नीचे की तरफ है तो रिएक्शन की जो रेट होगी या स्पीड होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। सम मेटल्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रिएक्शन करते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वेरी स्लो रिएक्शन करते हैं, मगर करते जरूर हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आपने HCl के साथ करी तो MgCl2 बन के रेडी हो गया और इसके साथ साथ H2 गैस यहां से क्या हो गई, लिबरेट हो गई। सेकेंड रिएक्शन में एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब आपने HCl के साथ करी तो क्या हुआ, AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला और H2 गैस यहां से भी क्या हो गई, लिबरेट हो गई। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ध्यान से। ये रिएक्शन को हमने बैलेंस किया। आगे देखिए, मान लीजिए कि जिंक की रिएक्शन हमने HCl के साथ करी तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना और H2 गैस यहां से क्या हो गई, लिबरेट हो गई। अगेन वापस आप यहां पर इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन में आयरन की रिएक्शन जब हमने HCl के साथ करी तो FeCl2 बन गया और H2 गैस यहां से भी क्या हो गया, लिबरेट हो गया। तो इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड में किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, यानी कि अब हम H2SO4 की हम बात करने वाले हैं।
आइए अब बात करते हैं H2SO4 के साथ कैसे रिएक्शन होगी। मान लीजिए आप एक मेटल लेते हो और मेटल की रिएक्शन आप किसी एसिड के साथ करते हो, तो क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बन रहा था और H2 गैस यहां से लिबरेट हो रही थी। जैसे आपने HCl के साथ रिएक्शन कराई, बिल्कुल सेम रिएक्शन आपकी होगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी। आइए देखते हैं यहां पर। मान लीजिए Fe लिया, Fe की रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ कराई, तो क्या होगा, FeSO4 बनेगा और H2 गैस यहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आयरन ऑन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आयरन सल्फेट, यानी FeSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। FeSO4 बना, इसके अलावा H2 गैस यहां से लिबरेट हो गई। उसी तरीके से अगर आप जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हो तो जिंक सल्फेट यहां बन जाएगा और H2 गैस आपकी यहां से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। इसके साथ अगर आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करा तो MgSO4 बना लो, मैग्नीशियम सल्फेट बना लो और H2 गैस यहां से भी आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो ये सभी रिएक्शंस क्या रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से मेटल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब यहां पर अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करने लग जाऊं अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट ऑल। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ज्यादा नीचे है, तो वो रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता। दिस शो दैट कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो आयरन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। आइए बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सर HCl जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2 गैस दे रहा है। सर मेटल अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी वो H2 दे रहा है। तो अगर सर मेटल नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या H2 गैस देगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखिए, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। When मेटल जब भी रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, H2 गैस इज नॉट इवॉल्व। क्या बोला हमने? नॉट इवॉल्व। कभी भी ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके मेटल H2 गैस को नहीं देता है, बल्कि H2 गैस जो होती है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। HNO3 is a strong oxidizing agent. very 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 important point. HNO3 is a strong oxidizing agent. तो ये क्या करता है? H2 गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? वाटर में कन्वर्ट कर देता है। Itself reduced to NO. ये जो HNO3 है ये खुद रिड्यूस हो सकता है NO में, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में या नाइट्रस ऑक्साइड में, ये खुद रिड्यूस आसानी से हो सकता है। जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ, H2 गैस कभी भी इवॉल्व नहीं होती। यहां पर कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं जो ही सिर्फ क्या करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, जिनमें पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर मैग्नीशियम क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसके साथ? HNO3 के साथ। मगर आपको क्या करना पड़ेगा? HNO3 को वेरी 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 डाइल्यूट करना पड़ेगा, यानी लार्ज अमाउंट में उसके अंदर आपको वाटर डालना पड़ेगा, तब तो वो रिएक्शन क्या हो सकती है? डाइल्यूट हो जाएगी, वेरी 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 डाइल्यूट, और उसके साथ ही ये क्या करेगा? परफॉर्म करेगा रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आपने HNO3 के साथ करी, यानी ध्यान रखिए नाइट्रिक एसिड के नीचे लिख रखा है वेरी डाइल्यूट और मैं लिखना चाहता हूं वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट। तो क्या होगा? तो यहां पर आपको मैग्नीशियम नाइट्रेट मिल जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको H2 गैस भी यहां पर मिल जाएगी। दूसरी रिएक्शन होती है मैग्नीज के साथ। जिस तरीके से मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुई है, बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है मैग्नीज के साथ। यानी कि अगर आप मेटल लेना चाहते हो और अगर मेटल की रिएक्शन आप HNO3 के साथ कराना चाहते हो, तो पहली कंडीशन है कि आपका जो HNO3 है वो वेरी 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 डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि आपके सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है मैग्नीशियम और दूसरा क्या होगा? मैग्नीज। ये दोनों रिएक्शन ही सिर्फ HNO3 के साथ होती है और कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। आइए देखते हैं। मैग्नीज की रिएक्शन अगर आपने HNO3 के साथ करी वेरी डाइल्यूट, तो क्या होगा? MnNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा और इसके साथ साथ H2 गैस यहां से क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी। एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए अब आगे देखते हैं एक्वा रीजिया क्या होता है। एक्वा रीजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं एंड इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड HNO3। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि HCl और HNO3 का रेशो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। रॉयल वाटर कहते हैं लैटिन में इसको। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, यानी कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। अब कितने अमाउंट में लेना है, 3:1 में रहना है, यानी 3 पार्ट आपको HCl के लेने हैं और 1 पार्ट आपको HNO3 का लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो। इट इज हाईली कोरोसिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड अ फ्यूमिंग लिक्विड। और जब भी किसी मेटल को, जो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल होता है, जब उसको एक्वा रीजिया में डाल दिया जाता है तो फ्यूम्स क्रिएट होनी चालू हो जाती है। जैसे कि गोल्ड को, सिल्वर को, इनको क्लीन करने के लिए आप क्या करते हो, एक्वा रीजिया का यूज करते हो। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये जो एक्वा रीजिया होता है ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा अपने आप में एक इंपॉर्टेंस हो जाती है। आइए बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी दूसरे जो मेटल सॉल्ट हैं उनके साथ हम रिएक्शन को देखते हैं। यहां पर हमने 2 एपरेटस अरेंज करे हैं। फर्स्ट में हमने क्या करा है, ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने एक कील को, एक नेल को हमने क्या कर रखा है, डिप कर रखा है। दूसरा वाला देखिए आयरन नेल है और दूसरे वाले में क्या है, यहां पर इस आयरन नेल को हमने एक थ्रेड के थ्रू क्या कर रखा है, इसको कनेक्टेड कर रखा है। दूसरे में क्या फिलअप है, ये टेस्ट ट्यूब है। नीचे हमने क्या कर रखा है, कॉपर वायर लगाया है। क्या लगाया, ये कॉपर वायर लगाया और इसको भी हमने एक थ्रेड से कनेक्टेड कर रखा है। अंदर जो सॉल्यूशन है वो है आपका FeSO4 का सॉल्यूशन। दिस इज FeSO4 और दिस इज CuSO4, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, घड़ी, यानी कि हमें क्या चाहिए, वॉच। देखिए वॉच आ गई। अब कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा, धीरे धीरे देखो रिएक्शन हो रही है। पहले ये डिफरेंट कलर का था और अब ये क्या हो गया, डिफरेंट कलर का हो गया। अब क्या हो गया, हमने नेल को देखा, तो नेल को हमने देखा तो भाई इसके ऊपर ब्राउन कोटिंग आ गई। यानी कि क्या हुआ, यानी कि आयरन ने, सुनिए, आयरन ने किसके साथ रिएक्शन करा, सॉल्यूशन कौन सा था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, और रिएक्शन करके क्या बना लिया, FeSO4 बना लिया और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आई? क्यों ऐसा, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें Fe जो होती है उसकी पोजीशन अप रहती है, इसलिए Fe ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो गया और एक नया सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया फेरस सल्फेट का। तो अब जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है आफ्टर रिएक्शन, ये फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, कॉपर वायर इसके अंदर डाला था और सॉल्यूशन आपका FeSO4 का था। अब आप देखिए कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, किसके कंपैरिजन में, Fe के कंपैरिजन में, तो ये कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई कॉपर का जो वायर आपने लगा रखा था, इसकी रिएक्शन इसके साथ नहीं हुई। हमेशा हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए कॉपर की रिएक्शन जब आयरन के साथ कराई, क्योंकि आयरन जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कंपाउंड बन गया FeSO4 प्लस Cu, आपका डिस्प्लेस हो गया। जबकि अगर FeSO4 का जो सॉल्यूशन था, इसकी रिएक्शन हमने कॉपर के साथ कराई, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये कभी भी Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, आप यहां पर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से देखिए, यहां पर कॉपर है और इस जगह क्या है, आयरन है। तो आयरन कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, मगर कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आइए बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉपर की रिएक्शन को देखते हैं। When a strip of copper metal is kept immersed in silver nitrate solution, यानी किसी भी कॉपर मेटल को अगर आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में रख देते हो for some time, यानी कुछ समय के लिए, the solution gradually become blue, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्लू होना चालू हो जाता है, and a shining grayish white,
डेपोजिट ऑफ सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर स्ट्रिप। और कॉपर स्ट्रिप के ऊपर क्या होता है, एक शाइनिंग ग्रेश व्हाइट कलर का एक डेपोजिट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, अब आप ये समझिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हमने कॉपर के साथ कराई, ठीक है, तो क्या होगा, हमें एक कंपाउंड मिलेगा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट मिला जिसका एक जो कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है और सिल्वर जो है वो ग्रेइश व्हाइट कलर का। यानी कि यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अगर आप ध्यान से देखिए कि कॉपर जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, एजी के कंपैरिजन में। एजी नीचे आता है, कॉपर ऊपर आता है। तो कॉपर ने क्या करा, एजी को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर नाइट्रेट यहां पर बना लिया जिसका कलर क्या था, ब्लू। और एजी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या हो पाई थी, परफॉर्म हो पाई थी। आइए आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, यानी क्लोरीन के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है। मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। आयनिक क्लोराइड बनाती है। जैसे सोडियम एक मेटल है, सो सोडियम रेडिली रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एन आयनिक क्लोराइड कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। रिएक्शन को देखिए, Na की रिएक्शन अगर हमने किसके साथ करी, Cl2 के साथ करी। एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है, तो क्या बना, एक सॉल्ट बना जिसका नाम क्या हो जाता है, NaCl। और ये एक आयनिक क्लोराइड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर Na+ और Cl- आयंस प्रेजेंटेड हैं। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस आप आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कैल्शियम एक मेटल है। कैल्शियम इज अ मेटल विच रिएक्ट विग्रसली विथ क्लोरीन। ये बहुत तेजी के साथ क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और आयनिक क्लोराइड्स को फॉर्म करता है जिसको हम कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। आइए रिएक्शन को देखते हैं। जैसे हमने कैल्शियम लिया, सॉलिड होता है, और इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कर दी तो क्या बना, CaCl2 यहां पर बनके तैयार हो गया। ध्यान से देखिए, CaCl2 बनके तैयार हो गया जो कि कैल्शियम क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, तो काफी तेज रिएक्शन ये होगी। तीसरा देखिए, जिंक अगर कंबाइन करेगा डायरेक्टली क्लोरीन के साथ तो ये जिंक क्लोराइड बना लेगा, यानी कि ZnCl2 ये बना के फॉर्म कर लेगा। जिंक की रिएक्शन अगर मैंने क्लोरीन के साथ करी तो जिंक क्लोराइड यहां पर बनके तैयार हो गया। आयरन जो है वो कंबाइन होगा क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा, अगर आप इसको हीटिंग करोगे तो ये क्या बना लेगा, आयरन थर्ड क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, आयरन थर्ड क्लोराइड। यानी Fe की रिएक्शन अगर आपने क्लोरीन के साथ करी और हीट प्रोवाइड करी तो ये FeCl3 यानी आयरन 3 क्लोराइड को ये फॉर्म कर लेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। अब देखते हैं कि भाई मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। ध्यान से देखें, मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिर्फ यही वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, और क्या बना लेते हैं, मेटल हाइड्राइड बना लेते हैं। यानी MS टाइप के कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं। जैसे सोडियम की रिएक्शन अगर H2 के साथ करी तो NaH यहां पर बना लिया, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर कितना है, H2 है तो हमने 2 लगाया, 2 लगाया तो यहां पर भी 2 लगा दिया। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड सोडियम, अगर सोडियम के ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड आपका फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। आइए दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि जैसे कैल्शियम की रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन के साथ करी तो क्या हो गया, CaH2 यानी कैल्शियम हाइड्राइड आपका यहां पर फॉर्म हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कैल्शियम, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्राइड जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज योर सेकंड लेक्चर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।